दोस्तों हमारा 25 फरवरी को कक्षा 12वीं हिंदी का एमपी बोर्ड एग्जाम है। लगातार दोस्तों मैं आपको क्या तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैं आपको क्या क्रम से ये सभी आपको टॉपिक काव्यखंड, गद्यखंड, बेतान, युक्ति, माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, काव्यबोध, भाषाबोध, इस सभी टॉपिक का मैंने आपको क्या है पत्र लेखन हो जाता, निबंध लेखन, कवि परिचय, ओके, लेखक परिचय, ये सभी टॉपिक मैंने आपको तैयार करा दिए। इन सभी टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पढ़ा दिए हैं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th हिंदी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, आज की इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक का संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखने वाले हैं। अब आपके पेपर में दोस्तों या आपके संदर्भ प्रसंग व्याख्या 8 नंबर की आती है, 4 नंबर की दोस्तों आपके काव्यखंड से पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ओके, और 4 नंबर की दोस्तों आपके गद्य खंड से गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पद्यांश वाले की, नेक्स्ट वीडियो में आपको गद्यांश की कवर करा दूंगा। इस वीडियो में हम पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखने वाले हैं, यानी काव्यखंड के जो चैप्टर है उनसे आपको क्या है कोई भी पद्यांश उठा लिया जाता है और उसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी पड़ती है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या, और ये आपका क्या है काव्य सौंदर्य होता है, विशेष होता है, वो कैसे लिखना है, और जो सिलेक्टेड कम से कम मैं आपको क्या है 15 एकदम सिलेक्टेड पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कराने वाला हूँ। ओके, और ये टॉपिक भी ऐसा है कि आपको केवल सुनना है, समझना है। ओके, तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यहाँ 1% भी आपको नहीं रटना है, रटना पड़ता है तो आपका क्या है चैप्टर का नाम और कभी याद करना पड़ता है, बाकी दोस्तों सब आपको समझ के आधार पर लिखना पड़ता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बहुत समझा दूंगा, ओके, पढ़ दूंगा तो आप क्या है तुरंत ही सुनते ही आपको क्या है चीजें याद हो जाएंगी। जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रोटे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। चलिए क्रम से देख लेते हैं, जो सिलेक्टेड है सब मैं लेकर आया हूँ। ओके, तो बस आपको क्या ध्यान से देखते जाना है, सुनते जाना है और समझते जाना है, तैयार आपका हो जाएगा। इसमें 1% भी आपको चीजें याद नहीं करनी है। ओके, बस केवल आपको क्या याद करना है कि देखिए संदर्भ क्या होता है। संदर्भ में हमें लिखना पड़ता है, मेन इसमें रहता है आपका कि जो भी आपका ये पद्यांश से लिया हुआ है, ओके, पद्यांश से ये किस चैप्टर से लिया गया हमारे और इसके कवि कौन है, तो वो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो आपको क्या है हर चैप्टर का नाम, हर चैप्टर के और उसके क्या है उसके कवि कौन है वो बस याद करके रखना है, बाकी चीजें सब आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलिए देख लेते हैं। और पहले से अगर आपने क्या है सभी चैप्टर को समझ के रखा है, हर चैप्टर को आपने समझ के रखा है, क्योंकि वैसे भी समझा होगा क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपने पढ़े हैं, तो ओके, तो फिर आपने है उससे पहले चैप्टर को समझा ही होगा। तो अगर एक पहली बार भी आप क्या है चैप्टर को समझ चुके हैं तो फिर और चीजें आपकी आसान हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं। पहले मैं दोस्तों बता देता हूँ कि 4 नंबर का आता है, तो आपको क्या क्या लिखना पड़ता है। देखिए संदर्भ लिखना पड़ता है, फिर विसंग, फिर इसका व्याख्या, और फिर लिखना पड़ता है काव्य सौंदर्य। यहाँ हम क्या काव्य सौंदर्य शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे हम क्या विशेष भी कह सकते हैं। लेकिन यदि हम क्या है जब गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखेंगे उसमें आपको विशेष लिखना है। यहाँ काव्य सौंदर्य शब्द अच्छा रहता है। ओके, तो ये आपका रहता है 4 नंबर का रहता है। 1 नंबर दोस्तों आपके संदर्भ के, 1 नंबर प्रसंग के, 1 नंबर व्याख्या के, और 1 नंबर आपके काव्य सौंदर्य के। ये पूरा एमपी बोर्ड नहीं ऐसे बताया जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 नंबर का रहता है, तो इस प्रकार से मिलता है। यदि कोई विद्यार्थी संदर्भ प्रसंग बस लिख कर आ जाए 2 नंबर से मिल जाएगा। ओके, और संदर्भ प्रसंग व्याख्या 3 नंबर, और इस काव्य सौंदर्य का भी इसका क्या नंबर मिलता है, इसलिए क्या है इसे भी आपको लिखना है। ओके, अब क्लियर है। अब संदर्भ में हमें क्या लिखना पड़ता है, संदर्भ में दोस्तों हमें बताना पड़ता है कि जो भी हमारे ये जो पद्यांश है, ओके, ये किस चैप्टर से लिया गया है और उसके रचयिता कौन है, उसके कवि कौन है, ये बात आपको लिखनी पड़ती है। क्लियर है। प्रसंग में क्या लिखना पड़ता है, जो भी दोस्तों हमारा ये पद्यांश है, ये भी पद्यांश है, इसका केवल 1 से 2 लाइन में उसका आपको क्या सार बताना कि उसमें किस टॉपिक की बात हो रही है। मैंने कि आपको पद्यांश इसमें किस टॉपिक की कवि ने बात की है वो आपको 1 से 2 लाइन में बताना पड़ता है। फिर व्याख्यान याद जाती है, व्याख्यान आपको कैसे विस्तार से समझाना है, और इसे भी कितना लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना, केवल 3-3 लाइन में लिखना है। हाँ, मैं जब मैं आपको वह पढ़ाऊंगा तो मैंने तो 10-10 लाइन तक लिख दी है समझाने की दृष्टि से। पेपर में आपको ज्यादा लिखने में नहीं पढ़ना है, केवल 3 से 4 लाइन में आपको बता देना है। ओके, और फिर काव्य सौंदर्य में आपको 2 लिखना क्या पड़ता है, काव्य सौंदर्य में बताना पड़ता है कि जो आपका ये पद्यांश है इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन कौन से इसमें अलंकार का प्रयोग हुआ है, कौन से इसमें रस का प्रयोग किया गया है, और किस टॉपिक की बात की गई है, इसके आपको इस प्रकार से बताना पड़ता है। ओके, ये टॉपिक आपको बताने पड़ते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट इस प्रकार से आपको लिखना पड़ता है। ओके, कितने 2 से 3 पॉइंट में आपको काव्य सौंदर्य लिखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं जिस फॉर्मेट में जैसे लिखना है सेम उसी प्रकार से मैंने क्या पूरा ये तैयार किया है। तो देख सकते हैं यही फॉर्मेट आपको क्या है एग्जाम में आपको लिखना है। हाँ, व्याख्या मैंने जैसे ज्यादा दी तो आप क्या है यहाँ 6 लाइन है तो आप 3 लाइन आपको लिख सकते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कम ही लिखना, व्याख्या ज्यादा नहीं, क्योंकि व्याख्या का ज्यादा नंबर नहीं, 1 ही नंबर व्याख्या के भी रहता है, तो 1 नंबर के लिए 3 से 4 लाइन पर्याप्त है। ओके, तो 2 लाइन में आपको संदर्भ, 2 लाइन में प्रसंग, 3 से 4 लाइन में व्याख्या, और 1-2 पॉइंट आपको क्या काव्य सौंदर्य का लिखना है। तो ये आपको बेसिक जानकारी जो आपको क्या क्लियर होनी चाहिए।
अब दोस्तों मैं आपको है सिलेक्टेड मैं आपको क्या पद्यांश लेकर आया हूँ, तो मैं क्रम से उन्हें बताते हुए समझाते जाऊँगा, सुनते जाइएगा, तैयार हो जाएगा आपका। जिस प्रकार से हर टॉपिक को मैं क्या है आपको पढ़ के समझाई देता हूँ, इससे भी हम क्या अच्छे समझ लेंगे। ओके, महत्वपूर्ण 4 नंबर यहाँ से आपका रहता है, देख लेते हैं। पहला हमारा, मैं जगजीवन का भाल लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्याल लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंझकर जिसको छूकर, मैं सांसों के 2 ताल लिए फिरता हूँ। कहाँ से लिया गया है? ये हमारा क्या है पहली वाले चैप्टर से लिया गया है, आद परिचय वाले चैप्टर से लिए गए हैं। और इसके जैसे आपने सोचा कि आद परिचय वाले चैप्टर से लिए है, तुरंत आप दिमाग में लाइए कि रचयिता कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन। जैसे आपने सोच लिया तो आपने समझ लिया, संदर्भ लिख लिया। संदर्भ लिखने का फॉर्मेट क्या होता है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह में संकलित कविता आन परिचय से अवतरित है, अवतरित यानी लिया गया है। इसकी रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ओके, क्रम से ये फॉर्मेट क्या है सबका आपका रहने वाला है। बस यहाँ आपको जो भी आपको रहे संदर्भ में आपको आपको क्या चैप्टर करना है और आपको क्या कभी बस चेंज करना पड़ेगा, बाकी वही है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह संकलित इस चैप्टर से लिया गया, इसके रचयिता ये है। क्लियर है? ये आपका इस प्रकार से संदर्भ लिखना पड़ता है। प्रसंग में किस टॉपिक की बात की जा रही है, तो इसमें क्या है, इस पद्यांश में हरिवंश राय बच्चन जी आन परिचय का सजीव चित्रण कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। मैं अपने बारे में आन परिचय यानी कि अपने बारे में यहाँ परिचय दे रहे हैं। ओके, अब इसमें किस किस टॉपिक की बात हो रही है, जो आपको एक ही लाइन को आपको पढ़ना है, उस चीज को थोड़ा सा आपको मतलब समझकर उसको लिखते जाना है। ओके, देख लेते हैं। मैं जगजीवन का भाल लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्याल लिए फिरता हूँ। किस प्रकार से कि सुप्रसिद्ध छायावादी गीतकार बच्चन जी अपने जीवन का बोध कराते हुए कहते हैं कि मेरे जीवन में अनंत उत्तरदायित्व है एवं जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं जग जीवन का भाल लिए फिरता हूँ, यानी मेरे जीवन में क्या है बहुत सारी उत्तरदायी जिम्मेदारियां हैं। मैं उनके प्रति सचेत एवं क्या सहज रहकर उनका क्या निर्वहन भी करता हूँ। अनेक संघर्षों एवं कठिनाइयों के बावजूद मेरा जीवन का स्नेह हो गया, आपके स्नेह रस से क्या परिपूर्ण है। मुझसे प्रेम करने वाले मेरे किसी अपने एक बार मेरे मन में क्या है बीड़ा की भावनाओं रूपी क्या तारों को झंझकर कर दिया है कर दिया किसी ने झंझकर जिसको छूकर। मैं सांसों के 2 ताल लिए फिरता हूँ, यानी उससे मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है। मैं उसी स्नेह प्रेम की तरंग के साथ सुखद स्मृतियों में जीता फिरता हूँ। ये हो जाता है आपकी व्याख्या। काव्य सौंदर्य, तो इससे हम सबसे पहले पता चलता है किस टॉपिक की यहाँ बात हो रही है, तो कभी अपनी क्या संसारिक जो उत्तरदायित्व है उसके प्रति सजा की वो बात होती है। फिर आपको अलंकार, तो सांसों के 2 तार, तो सांसों के तार में आपको क्या है एक रूपक अलंकार है। इसके बाद श्रृंगार रस की क्या उन्मूलन अभिव्यक्ति है। श्रृंगार रस भी देखिए लास्ट में आप देखते हैं श्रृंगार रस आता है लास्ट की 2 लाइनों में। ओके, और भाषा सहज सरल और क्या खड़ी बोली है। क्लियर है? आगे नेक्स्ट है, मुझसे मिलने को कौन विकल है, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल कर देता पद को, भरता और भिलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो जल्दी जल्दी ढलता है पहली चैप्टर है आपका, पहली चैप्टर है। ओके, तो उसमें क्या है जो आपका दिन जल्दी जल्दी ढलता वाली पोयम जो सेकंड पोयम है उससे लिया गया है। क्लियर है? किससे लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह में संकलित कविता दिन जल्दी जल्दी से अवतरित है, इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी। प्रसंग क्या हो जाएगा? प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने एकांकी जीवन की कुटता का यथार्थवादी वर्णन किया है। एकांकी जीवन या कि अकेलापन है ओके उनके जीवन में, तो उसका क्या उन्होंने वर्णन किया है। कवि कहता है इस जगत में वह अकेला ही है। जीवन पथ में बढ़ते बढ़ते वह सोचने लगता है कि उसका कोई ऐसा प्रिय नहीं है जो उससे मिलने के लिए क्या है आस या प्रतिरक्षित हो। इसलिए मैं किसके चेहरा को स्मरण करके किसके हितार्थ अपने गंतव्य की ओर क्या है व्यग्रता के साथ बढ़ूं। जैसे हमने उस चिड़िया वाले में देखा कि चिड़िया क्यों जल्दी जल्दी चलने लगती है। चिड़िया क्यों लगता है कि उसके जो बच्चे भूखे हैं तो चिड़िया क्या जाती बहुत उड़ने लगती है, उसको जब क्या है चिड़िया अपने बच्चों की याद आती है। लेकिन यहाँ कभी अपने बताता है कि मेरा क्या है मैं मेरे लिए कोई सोचने वाला नहीं है। ओके, तो मैं किसको क्या है सोचकर आगे बढ़ूँ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। भावनाओं के अथाह सागर में गोते लगाते हुए कभी सोचता है कि जीवन पथ पर चलते हुए उपयुक्त प्रश्न मेरे क्या है पेड़ों में बेड़ियां डाल देते हैं। बढ़ते कदम क्या है सुस्त हो जाते हैं और हृदय में क्या है वेदना दुख और यानी वेदना दुख व्याकुल से भर उठता है और इधर कभी बेचैनी से बेपरवाह क्या दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब काव्य सौंदर्य, तो काव्य सौंदर्य क्या है? कवि ने अपने एकांकी जीवन में जो उत्पन्न कुटता है उसका सही वर्णन किया है। मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार है। मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार, मैं हूँ किसके हित चंचल। या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, तो एक प्रश्न अलंकार हो, तो जिसने प्रश्न पूछा वो प्रश्न अलंकार हो गए। भाषा सहज सरल और क्या है ये आप लाइन हर में लिख सकते हैं। सबकी क्या भाषा सहज सरल सुबोध होती हुई खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं, मैं उनके मन के गान किया करता हूँ। वही इसमें रहने वाला आपका कि प्रस्तुत जो हमारी पंक्तियाँ हैं पाठ पुस्तक आरोह भाग 2 से संकलित कविता आन परिचय से ली गए हैं। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी है। किसकी बात हो रही है इसमें टॉपिक की? तो प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कवि संसार में अपने अंतर्द्वंद संबंधों को
कर स्नेह को मदिरा के समान मादक, मनोरत्न और आनंददायक मानता है। आगे देख लेते हैं, मतलब यहाँ प्रेम हो गया है, उसने मदिरा से उनकी तुलना की जा रही है। अब यहाँ से अब मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, स्नेह सुरा का पान यानी सुरा यानी क्या मदिरा, लेकिन प्रेम वाली मदिरा के पान किया करता हूँ। मैं कभी जग का ध्यान नहीं करता। आपको क्या यही लाइनों से अर्थ निकालिए। ओके, नहीं बन रहा तो आप क्या जो लाइन लिखी उसी को क्या थोड़ा सा बड़ा करके लिखिए। मैं स्नेह यानी प्रेम, सुरा यानी होता मदिरा, मैं क्या प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। मैं जग का ध्यान नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ जग का ध्यान? जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं, यानी क्या है जो जग में लगे रहते हैं, ओके, संसार में लगे रहते हैं, जग केवल उन्हीं को पूछता है। ओके, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, यानी मैं अपने आप में लगा रहता हूँ कि मुझे क्या है दूसरों से मतलब नहीं रहता है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा बहुत अर्थ निकाल के भी क्या है, अब ज़्यादा नहीं लिखना, मैं क्या बता 3 लाइन लिखना है। अब मैं तो यहाँ आपको क्या काफ़ी कंटेंट दिया हुआ व्याख्या में, लेकिन इतना आपको नहीं लिखना है। मैं इसलिए दिया हूँ कि ताकि आप पढ़ें, उसको पढ़ेंगे तो आप समझेंगे, समझ नहीं आ जाएगा, फिर अपनी लैंग्वेज में आपको 3 लाइन लिख देंगे। इसलिए मैंने आपको क्या पूरा एकदम डिटेल से यहाँ दिया हुआ है। तो वही पूरी चीज़ जो लिखी है आप यहाँ पढ़ सकते हैं और उसको क्या है समझ सकते हैं। ओके, पूरा डिटेल से आपको चीज़ दी है, लेकिन मैं जितना आपको जैसे बताएं बस इसी बार से आपको अर्थ निकालना, उससे 3 से 4 लाइन आराम से उससे लिख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। इसके आगे दोस्तों आपको ये दिया हुआ है। अब जैसे काव्य सौंदर्य देखें, स्नेह सुरा में क्या रूपक है, अलंकार भी है, साथ ही इसमें अनुप्रास अलंकार है, खड़ी बोले का प्रयोग है। किया करता हूँ, फिर लिया फिरता हूँ, इसमें आवृत्ति गीत की मस्ती है। जो जगह किया करता है में अनुप्रास अलंकार है, माधुर गुण और गीता मुक्त शैली। अब यहाँ 5 पॉइंटों के माध्यम में 2 पॉइंट भी आप लिख लेते तो आपका काम हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेरा तेज चलाते हुए। ओके, यहाँ हो जाएगा तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले सारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाते हुए बच्चों के झुंड को। ये आपका दिया हुआ है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में आपका क्या है पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या में आया था, इसे भी देख लेते हैं। हाई चांसेस के आने के, क्योंकि एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है, तो हो सकता है रिपीट हो जाए। क्या बताया जा रहा है, ये लिया कहाँ से लिए गए? सबसे पहले तो ये हमारे क्या पतंग वाले चैप्टर से लिए गए। ओके, पतंग वाली कविता से लिए गए और इसके पतंग वाली कविता के रचयिता कौन है? आलोक धनवा है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरो से संकलित कविता पतंग से लिया गया है, या उद्गत है या अवतरित है। इसकी रचयिता, इसके कवि कौन है? आलोक धनवा है। अब प्रस्तुत आपको क्या इसमें प्रसंग बताना है, किस टॉपिक की बात हो रही है। तो इसमें क्या है प्रकृति में होने वाले जो परिवर्तन है उनको क्या है बाल मन की सहज सुलभ चेष्टाओं से क्या है सजीव चित्रण किया गया है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, यानी इससे क्या है यहाँ क्या है मौसम के परिवर्तन, व्यक्ति के परिवर्तन की बात हो रही है। साथ ही यहाँ क्या बच्चों की बात हो रही है। तो बाल मन की सहज सुलभ जो चेष्टाएं होती हैं, बच्चों की क्रियाएं होती हैं, उनकी बात हो रही है, वो 2 लाइन में यहाँ बताया जा रहा है। व्याख्या आप देख सकते हैं, इस पर अर्थ आपका दिया हुआ है कि कभी कहता है कि समय के अनुसार ऋतुओं का आगमन होता रहता है। बरसात में के मौसम के बाद क्या है तेज बौछारें पड़ती हैं, वे अब समाप्त हो गई हैं। तेज बौछारें और भादो माह की समाप्ति के साथ साथ शरद ऋतु की आगमन हो गया है। अब शरद का प्रकाश चारों ओर फैल गया है, मानो अंधेरे के साथ बादशाह सवेरा हो गया हो। इस समय सवेरा उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है। कभी शरद का मानवीकरण करते हुए कहता है कि वह ऊर्जावान चंचल बालक के समान अपनी नई साइकिल से, मतलब जो शरद आ रहा है लिखा हुआ शरद आया पुलों को पार करते हुए। ओके, मतलब शरद यानी ठंडी वाली ऋतु है, वो क्या पुलों को पार करते आ रही है। यानी क्या है इसमें क्या मानवीकरण किया गया। मानवीकरण क्या है कि प्रकृति में जान डाल देना, या प्रकृति के कार्यों को क्या है इसमें जान डाल देना, वो क्या मानवीकरण होता है। तो शरद तो एक प्रकार से बालक के रूप में दिखाया जाए कि शरद ठंडी आती है तो क्या एकदम क्या है ऊर्जावान बालक के रूप में आती है, जो क्या जो चमकीली क्या साइकिल बहुत तेजी से चलाता है, साथ ही घंटी बजाता है। ओके, घंटी बहुत तेजी से बजाता है, पुलों को पार करते हुए आता है, चमकीले सारों से पतंग उड़ाते हुए बच्चों के समूह को बुलाता है। बिल्कुल सिंपल दिए, जो लाइनें लिखी हुई उसको क्या है थोड़ा सा विस्तार करके लिखना पड़ता है। ओके, काव्य सौंदर्य देखें, यह बिंब वाले का यूज है। जो वाली पतंग वाली कविता इसमें पूरी जो शैली लिखी है बिंब वाली। ओके, बिंबात्मक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। बिंब क्या होते हैं, तो मैंने आपको ये बिंबदान वाला टॉपिक है। ओके, तो बिंब काव्य बोध के व्याकरण में आपको बिंब वाला टॉपिक उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, तो अगर वो पढ़ा हो तो आप समझ जाएंगे बिंब का इसमें किस प्रकार से प्रयोग किया गया है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। ओके, उपमा अनुप्रास से लेस पुनरुक्ति प्लस अलंकार का इसमें सुंदर प्रयोग है। खड़ी बोली का सहज अभिव्यक्ति है, लक्षणा शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आपके पॉइंट दिए, पढ़ लेते हैं तो आपके उससे समझ में आ जाएगा। ओके, और लिखना कितना है 2 से 3 पॉइंट आपको पेपर में आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मटोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर वह भाषा से बाहर आ जाए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी है पेचीदा हो गई। अब ये कहाँ से लिए गए हैं, तो बात सीधी थी पर से लिए गए। चैप्टर का लाइन ही आती बात सीधी पर, यानी क्या है ये बात सीधी थी वाला जो हमारा कविता है उससे ली गई है। और रचयिता कौन है, ये इसके लेखक कवि कौन है, तो कुंवर नारायण है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरो में संकलित कविता बात सीधी पर से वितरित है। इसके रचयिता कुंवर नारायण है। क्लियर है। अब इसमें किस टॉपिक की बात हो रही है,
तो इसमें बात हो रही कि क्या है, भाषा को अपने क्या है अच्छा श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में हम क्या है भाषा को बहुत ज्यादा जटिल बना देते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कथ्य को प्रभावी अभिव्यक्त के लिए सही शब्दों का चयन और भाषा का सहज होने की बात कहता है। यानी हम क्या है कोई बात कर रहे हैं किसी भी को, जितना ज्यादा हम उसे सिंपल लिखेंगे उतना अच्छा लगेगा, और अगर हमें क्या है उसमें ज्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में अगर कठिन शब्द डाल दिए तो क्या चीज और बेकार हो जाएगी। देखिए यहाँ बताया जा रहा है, अब व्याख्या देख लेते हैं। तो कवि क्या कहता है कि मैं एक सीधी बात को सरल शब्दों में कहना चाहता था, किंतु मैंने क्या अपने भाषाई कौशल अनावश्यक प्रदर्शन की चाह में बात को बुरी तरह से बिगाड़ दिया। यानी क्या है मैं अपनी इस बात को बहुत ज़्यादा आसान भाषा में लोगों को बता सकता समझाता सकता था, लेकिन मैंने क्या उसमें देखा कि उसमें और अच्छा से उस भाषा को बनाया जाए, तो मैं इसमें कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया। ओके, जिससे क्या भाषा और बुरी तरीके से बिगड़ गई। इस क्रम में क्या भाषा संबंध विशेषताओं उसके लालित्य को तो लाने में सफल रहा, किंतु बातों का मुझे मूल मर्म था वही खो गया। ओके, अब भाषा को जब जटिल बना दिया तो लोगों के समझ में नहीं आना, लेकिन फिर क्या है लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी क्या है उसके जो लोगों कितने अच्छे से वो बात समझ में नहीं आई, इसका ये मतलब है। और उसका जो अर्थ है, मेन अर्थ है, वो क्या मेन अर्थ उसका लोगों को स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि भाषा को जब कठिन कर देंगे तो जो उसका मेन अर्थ है वो भी नहीं समझ में आएगा लोगों को। सीधी सरल बात भाषा क्या है क्लिष्टता में फंस गई, यानी जो बिल्कुल सीधी सिंपल बात थी वो क्या है बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में फंस चुकी थी। ऐसे में मैंने बात को क्या है मूल स्वभाव को सरलता से व्यक्त करने का प्रयास भी के साथ नाना प्रकार से प्रयोग किया, किंतु वह सब बेकार हुआ। ओके, इस प्रकार से दिया जा रहा है। पुनः बनाने के चक्कर में क्या है मैंने भाषा को छेड़छाड़ की, कई शब्दों को बदला, कई वाक्यों को काटा छाटा, कभी क्या है बुमर तो कभी उधर घुमाया, किंतु क्या परिणाम भी ढाक के 3 फाक के बराबर था। ओके, तो इस प्रकार से दिया जा रहा है। काव्य सौंदर्य तो उल्टा पलटा तोड़ा मड़ोला घुमाया फिराया जैसे शब्द का सटीक प्रयोग किया गया है। कवि ने चमत्कारपूर्ण शब्द शैली के लालच में क्या बातों का सरल होने से गुम हो गया। किस प्रकार से दिया मुहावरे का सहज प्रयोग है। जैसे जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा के बेकार घूमने लगी। ये भी हमारा क्या है ये बात सीधी से लिया गया कुंवर रचयिता है। क्या बताया जा रहा है कि कवि ने पेंच के उदाहरण के माध्यम से भाषा को सुधारने के प्रयास से बात क्या है बिगड़ने की बात कही है। किस प्रकार से आपको लिखना है ये आपको दिया है। तो पद्यांश में कवि क्या कहता है कि एक बार जब भाषा की चक्री में फंस गई तो उसे क्या सुधारने के प्रयास में हड़बड़ाकर उसे सीधा उरला सीधे प्रयोग किया, जिससे क्या है बात और चूड़ी की तरह क्या है खराब हो गई। अब वह भाषा रूपी खांचे में बिना कसावट के क्या कील की तरह क्या स्वतंत्र रूप से घूमने लगी। इस बार से बताया, यानी क्या है अभिप्राय है कि भाषा को जटिलता से उबारने का प्रयास जैसे जैसे किया वहां तक भाषा जो है हमारी और उलझती गई है। काव्य सौंदर्य क्या है भाषा के साथ हड़बड़ी में छेड़छाड़ के परिणाम स्वरूप अक्सर क्या है बुरे होते हैं। लाक्षणिक का गुण विद्यमान है, भाषा सरल सुबोध है और वो आम बोलचाल वाली है। नेक्स्ट हमारा दूध कहो अब दूध कहो, राजपूत कहो चाहे जुलाह को कहो, काहू की बेटी से बेटा को ब्याह ना करो, काहू जाति बिगाड़ ना सो। इस बार से आपका दिया हुआ है, हम समझ गए होंगे। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको सुचे सो कहे कुछ कहू, मांगे के खेबो मसीत के सोईबो, लेब को एको न देव को दुई। यानी तुलसीदास की बात होती है। तुलसीदास जी इसके क्या है राइटर है, कवि हैं। तो हमारा जो तुलसीदास जी वाला कौन सा चैप्टर है कवितावली है, तो हमें लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवितावली से लिया गया है और उत्तरकांड से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है तुलसीदास जी हैं। क्लियर है। अब यहाँ किस टॉपिक तुलसीदास जी बोल रहे हैं तो किस टॉपिक की यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ कवि ने क्या बताया है, यानी तुलसीदास जी ने बताया कि राम भक्त तुलसीदास जी ने अपने राम के प्रति अन्य भक्ति का वर्णन किया है। क्योंकि राम के प्रति जो उनका भक्ति है उसका क्या है इन पॉइंटों के माध्यम से समझाया है, क्योंकि इन पंक्तियों के माध्यम से समझाया है। क्या समझाया जा रहा है, क्योंकि क्या लिखा है दूध कहो अब दूध कहो, राजपूत कहो जुलाह कहो। यानी राम भक्त तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग इन्हें चाहे त्यागा हुआ कहें, चाहे इन्हें सन्यासी कहें, चाहे इन्हें राजपूत समझे, जुलाह समझे, यानी कोई भी जाति का समझे, मुझे इन सबसे क्या फर्क नहीं पड़ता। कि मुझे अपनी जाति का अथवा नाम का कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ भी कहना जो कुछ कहना वो कह लो, क्योंकि मुझे अपनी क्या जाति से अपने नाम से कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, ना ही किसी की जाति की बिगाड़नी है। मैं तो क्या भगवान राम का दास हूँ, तुलसीदास हूँ। कोई और यदि मुझसे किसी और नाम से पुकारे तो मैं भी क्या है तो पुकारे तो वह पुकार सकता है, मुझे इससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि किसी को जो कुछ कहना है कहो, बस मैं तो अपने क्या राम का भक्त हूँ, तुलसीदास हो गए। तुलसीदास जी ने साधु प्रवृत्ति के अनुरूप आगे करते हुए कहा कि भिक्षा मांगकर अपनी भूख क्या शांत कर लेता हूँ, मस्जिद में सो लेता हूँ, जातिवाद और नाम के बंधन में फंसे इन लोगों से मुझे क्या है कोई लेना नहीं है। यानी जो क्या है जाति के आधार पर लोगों की लड़ाई कराते रहते हैं, क्योंकि जाति की वादी में फंसे रहते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। इसलिए उन्हें कहा है कि मैं क्या है भीख मांग के तो क्या है पेट भर लेता हूँ, मस्जिद में सो जाता हूँ। इसका मस्जिद में कहने की बात है कि मुझे धर्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, इस प्रकार से क्लियर हो जाता है। सो आपका दिया हुआ काव्य सौंदर्य जैसे सवैया छंद का यहाँ पूरा प्रयोग किया जा रहा है, भाषा सरल सुबोध है। मैंने इसमें किसकी बात हो रही है तो तुलसीदास जी ने अपने राम के प्रति जो उनका अन्य भक्ति भाव है उसकी बात हो रही है। काहो की काहे के कछू की इसमें से क्या है अनुप्रालंका की छटा है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा खेती न किसान को, भिखारी को ना भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी।
जीविका विहीन लोग सिद्ध में सोच बस, कहे एक एगन सो कहाँ जाई का करी। बिल्कुल सिंपल है ये वाला भी। इसमें ये कहाँ से लिया, ये भी तुलसीदास जी वाले चैप्टर यानी आपकी कवितावली से लिया गया है। ओके, अब इसमें किस टॉपिक की बात हो रही है? टॉपिक यहाँ है कि जो ये हमारे छंद में कवि ने सामाजिक और आर्थिक जो दुर्वस्था है उसकी बात की जा रही है। क्या कहा जा रहा है इसमें कि तुलसीदास जी कहते हैं कि समय के भाग्य भयंकर दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि समय की जो भयंकर दुर्दशा का वर्णन किया है। अकाल की क्या स्थिति आ गई है, इससे क्या हो रहा है, किसानों की खेती नष्ट हो गई है। उनके पास क्या खेती के लिए साधन नहीं रह गए हैं, जिससे उनकी खेती में है कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है। भीख मांग कर क्या जीवन यापन करने वाले को भीख नहीं मिल रही है। साथ ही क्या है इस हिसाब में दान दक्षिणा भी नहीं मिल पा रही है। व्यापारी का व्यापार साधन नहीं हो पा रहा है। नौकर को उसकी नौकरी नहीं मिल रही है। इस प्रकार चारों बेरोजगारी फैल गई है। पेट की आग बुझाने के लिए सही परेशान है। आजीविका के साधन में न रहने से लोग बहुत दुखी हैं तथा चिंता में डूबे हुए। ये भी एक दूसरे से पूछते हैं कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिए हुए। नेक्स्ट अब इसमें आपका काव्य सौंदर्य का क्या क्या प्रयोग किया गया है, तो तत्कालीन समाज में जो बेरोजगारी और अकाल है उसकी क्या है भयानक स्थिति का वर्णन किया है, चित्रण किया है। लालित्यपूर्ण ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग है। साथ ही यहाँ कौन कौन से अनुप्रास अलंकार है। किसानों को सिद्धमय सोच एक एकल इस बार से। नेक्स्ट है नभ में पाती बगलों के पंख, चुराए लिए जाती मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई। यहाँ आपका क्या किसकी बात हो रही, जिसकी बात हो रही बगलों वाली। तो बगलों वाला आपको चैप्टर का सोचना है कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जो बगलों वाला से है। तो ये आपका दिया हुआ है कि आपका क्या है बगलों वाले के जो पंख है, बगलों के पंख, इसके रचयिता कौन, उमाशंकर जोशी। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी प्रस्तुत कवितांश या पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह कविता बगलों के पंख से लिया गया है, जिसके रचयिता उमाशंकर जोशी है। इसमें किसकी बात हो रही है, तो लिखा हुआ है नभ में पाती बंधे पंख बगलों के पंख, चुरा लिए जाती मेरी आंखें, कजराले बादलों की छाई हुए। यानी दोस्तों आपका यहाँ क्या है, पद्यांश में कवि ने आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के माध्यम से प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का चित्रण किया है। इस बार सब दिया हुआ है, जैसे जैसे लाइन आप आती जाएगी उसका आपको अर्थ लिखते जाइएगा तो आपका व्याख्या बन जाएगी। जैसे पहला कि नभ में पाती बांधे बगलों के पंख, यानी प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है असीम अनंत आसमान में अपने सफेद पंख फैलाए बगलों की पंक्तिबद्ध उड़ रहे हैं। इस नैविक दृश्य को देखकर मैं मग्नमुग्ध हो गया। ओके, लिखा है ना मेरी आंखें चुराई ली जाती है, यानी क्या है मैं उसमें क्या मग्नमुग्ध हो गया है। ऐसा लगता है कि ये मेरी दृष्टि इस प्रकार से प्रभाव डाला है कि मैं चाहते हुए भी बगलों से अपनी क्या नजर नहीं हटा पा रहा हूँ। कवि प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का विचित्रण करते हुए आगे कहते हैं आसमान में काले काले बादलों की पृष्ठभूमि पंक्तिबद्ध होकर उड़ते इन श्वेत बंगलों को देखकर ऐसा लगता है मानो आकाश में संध्या की चमकीली सफेद काया तैर रही हो। प्रकृति का क्या ये अद्वितीय दृश्य धीरे धीरे मुझे अपने प्रभाव में ले आता है। तो इस बार से आपका दिया हुआ है, तो आइए आपका है एक बार पढ़ बस लेना है आपको। इस बार से मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। काव्य सौंदर्य जैसे आंखें चुराना मुहावरे का प्रयोग किया गया। होली होली में क्या है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके साथ ही काले काले बादलों में पृष्ठभूमि में श्वेत पंक्तिबद्ध होकर उड़ने बगलों की क्या है इस चित्रण इसमें किया गया है। पहले वाले काव्य सौंदर्य पॉइंट में आपको बताना है कि इसमें किस टॉपिक की बात हो रही है। दूसरे वाले में आपको क्या है मुहावरे और भाषा को बता देना है। नेक्स्ट है छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना, कोई अधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां पे बोया गया, कल्पना के रसायनों से पिए बीज गया निशेष। जैसे हमने ये पढ़ा है अपना पद्यांश, तो कहाँ से लिया गया, छोटा मेरा खेत से लिया गया। ओके, उसमें लाइनें आती है। इसके आपकी रचयिता कौन है, तो उमाशंकर जोशी है। किसकी बात हो रही है इसमें, तो प्रस्तुत अंश में कवि ने एक अनूठी कल्पना की है। यह वह कागज के पृष्ठों को एक छोटा सा खेत के समान मानकर कवि कर्मों को किसी कर्म में समानता बताए। अब जिससे हमने समझना है तो अपनी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं। यहाँ कवि क्या कहता है, कवि अपने आप को किसान मानता है। ओके, तो उन्होंने कृषि कर्म कृषि के जो कार्य होते हैं, खेती कार्य होते हैं, उनकी तुलना अपने अपने कवि कर्म से की है। ओके, किस बार से की है, तो ये आपके पूरे क्रम से पॉइंट पढ़ते हैं कि बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। इतना नहीं लिखना जितना मैंने दिया, इतना नहीं लिखना आपको पेपर में, केवल 3 से 4 लाइन लिखनी। अब इतना क्यों दिया है, जब आप जब पूरा ये पढ़ेंगे समझेंगे तब चीज़ें आपको जब समझ में आ जाएंगी, फिर अपनी लैंग्वेज में जो मेन पॉइंट है वो आपको 3 से 4 लाइन में वहाँ बता पाएंगे। ओके, इसलिए आप पूरा पढ़ सके समझ सके, तो इसलिए मैंने पूरा दिया हुआ। ओके, कभी क्या कहता है कि कभी स्वयं को क्या किसान मानते हुए कहता है कि उसका कागज है, जो ये कागज है ओके जिसमें वो लिखता है, उसको क्या उसने खेत बताया, उसमें क्या खेत बताया है। जिस प्रकार खेत के चारों ओर कोने होते हैं, उसी प्रकार क्या कागज में भी चारों ओर कोने होते हैं। खेत में कोई धूल से युक्त बीज हवा से उड़कर गिर जाता है, अंकुरित होकर विकसित हो जाता है। उसी प्रकार कवि के मन में भावात्मक आवेगों को उमड़ा और कागज की रूपी विचारों पर बीज की रोकर बो दिया गया। यानी क्या होता है, खेत में क्या है कोई भी जब बीज बो देते तो क्या है जो हमारा फसल बन जाती है। इसी प्रकार से कवि क्या करता है, कवि का खेत क्या है, कवि ने अपने कागज के पन्ना से ये खेत माना है। जब उसमें क्या है भावनात्मक आवेग उमड़ता है, यानी उसे क्या फीलिंग आती है, तब वो क्या है अपने शब्दों के माध्यम से क्या है अपने विचारों के माध्यम से बीज बोता है। जिस प्रकार धरती में बोया हुआ बीज विभिन्न रसायनों, हवा, पानी, खाद आदि से पीकर क्या है
स्वयं को गला देता है और अंकुरित होकर नए पत्ते पुष्प में फूटने लगता है। ठीक उसी प्रकार से विचार भी क्या करता है, जो हमारे विचार का बीज है वो कल्पना के सभी सहायक पदार्थों को पीकर गया तथा इन पदार्थों का कभी अहम समाप्त हो गया, तब यह सर्वजनिक हिताय रचना का उदय हुआ। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तैयार आपको दोस्तों कर लेना है। क्लियर है। काव्य सौंदर्य में जैसे तो यह कवि ने, यह मेन लाइन है कि कवि ने अपनी कल्पना के माध्यम से रचना कर्म को है व्यक्त किया है और अपने रचना कर्मों का है कृषि कर्म से तुलना की है। साथ ही यहाँ रूपक अलंकार है, कवि ने खेती व कविता की तुलना सूक्ष्म ढंग से की है, जिस प्रकार से दिया हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट, रोग शोक में भी हंसता सैसव का सुकुमार शरीर, रुद्र कोश के क्षुद्र दोष, अंगना अंग के लिपटे भी आतंक अंग पर काप रहे हैं, धनी ब्रज गजर से बादल त्रस्त नयन धाप रहे हैं। यहाँ बादल वाले आ रहे हैं, आतंक की बात हो रही, तो हम समझ गए कि बादल वाले जो चैप्टर है किसने हमारा, तो ये हमारा है बादल रागी वाले से लिया गया है। ओके क्लियर। उसी में शब्द थोड़ा पकड़ के रखिएगा तो आपको चीज समझ आएगी किस चैप्टर से आपका लिया गया है। जैसे आपने मन में सोच लिया कि बादल राग से लिया गया, तो आप सोचिए कि उसके रचयिता कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी नाथ। तो ये आपको क्या याद करना पड़ेगा। ओके तो ये आपको लिख देना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह से बादल राग से लिया गया है, कवि कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी नाथ है। किसकी बात हो रही है, तो इसमें बात होती है कि कवि ने क्या है, कवि ने क्या बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। कह रहे हैं कि जो निम्न वर्ग प्रसन्नता होता है, जब क्या है कभी जो बादल होते हैं क्रांति करते हैं या वर्षा करते हैं, तो निम्न वर्ग होता है बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, धनी वर्ग क्या है क्रांति से क्या है भयभीत हो जाता है, क्रांति से क्या डरने लगता है। व्याख्या इस बार से दी हुई है। कवि कहता है कि क्या है प्रलय से पूंजीपति का वर्ग है प्रभावित होता है, निम्न वर्ग का जो कष्ट में क्या है प्रसन्नता में बदल जाता है एक बार से। उनके बच्चे कोमल शरीर के होते हैं तथा रोग व कष्ट की दिशा में उन्हें सदैव मुस्कुराते रहते हैं, वे क्रांति के होने पर भी क्या प्रसन्न रहते हैं। ओके जी, किसकी बात, ये क्या है गरीबों के बच्चे। पूंजीपतियों ने आर्थिक साधनों पर कब्जा कर रखा है, उनकी धन एकत्रित करने की इच्छा अभी तक भरी नहीं है, इतना धन होने के पर भी उन्हें क्या शांति नहीं है, वे अपनी पत्नियों की गोद में छिपे हुए हैं, फिर भी बाहर बादलों की गर्जना सुनकर क्या कांपने लगते हैं, कांप उठते हैं, वे भय से अपनी क्या आंखें मूंद गए हैं तथा छिपाए हुए हैं, अर्थात वे सुख के क्षणों में भी क्या भय से कांपते हैं। क्लियर। अब काव्य सौंदर्य, कवि ने पूंजीपतियों के जो विलासी जीवन है उस पर कटाक्ष किया है, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है, साथ ही आंगना अंग आतंक अंग में अनुप्रास अलंकार मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर उस घर इस घर उस घर, कविता पंख लगा के उड़ने की माने चिड़िया क्या जाने। एपी और एग्जाम ये 22 में आपका आ चुका है, तो देख लेते हैं। अब ये कहाँ से लिया गया है, तो कविता वाला जैसे लाइन लिख दी हुई है तो समझे कविता के बहाने से लिया गया है। ओके, रचयिता कौन है, कुंवर नारायण है। तो कवि यहाँ क्या कहता है, प्रस्तुत इसमें क्या किया गया है, कविता और चिड़िया की क्या है उड़ानों की तुलना की गई है। कवि ने क्या कविता होती है और चिड़िया की उड़ानों की तुलना की है। तो मैं आपको नॉर्मल समझा देता हूँ, बस वो आपको याद रखना है। ओके, बाकी पढ़ के आप समझ सकते हैं। तो कवि यहाँ क्या कहता है, कवि कहता है कि जो हमारी कविता है, ओके, यहाँ जो है चिड़िया का आकाश में उड़ रही तो एक निश्चित समय तक, ओके, कुछ समय तक उड़ पाएगी, उसका एक निश्चित एरिया चिड़िया को उड़ना कि हम इतने एरिया तक उड़ेंगे। लेकिन जो हमारी कविता होती है उसको असीमित है। ओके, उसकी उड़ान क्या असीमित है, यानी वो क्या है पहले अपने एरिया में फेमस हो जाएगी, वो क्या है किसी राज्य में फेमस हो रही, देश में विदेशों में पूरे विश्व में वो फेमस हो रही है। मतलब पूरे विश्व में फेमस हो रही है, यानी क्या है पूरे विश्व में उड़ान कर रही है उसकी कविता कवि की। लेकिन चिड़िया उसका एरिया फिक्स रहता है, साथ ही बताया जा रहा है। और जो कविता की उड़ान है, ओके, वो चिड़िया क्या जाने। ओके, तो ये लाइन आती है। क्लियर है, इस बार से आपका दिया हुआ है। काव्य सौंदर्य में कल्पना की उड़ान क्या है, सीमा रहित है, यानी जो कल्पना की उड़ान होती है, कल्पना की यानी कविता की उड़ान होती है वो सीमा रहित होती है। चिड़िया क्या जाने में क्या प्रश्न अलंकार जहाँ होता है, जहाँ कविता में आपके पद्यांश में अगर प्रश्न पूछे चिड़िया क्या जाने, क्वेश्चन मार्क आ रहा, क्या शब्द आ रहा, समझ जाएगा प्रश्न अलंकार होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई से घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे थे लच्छे भाई के बधे बांधी चमकीली राखी। कहाँ से लिया गया, रक्षाबंधन की बात हो रही, तुम्हारे क्या रुबाइयों चैप्टर से लिए गए। रचयिता कौन है, फिराक गोरखपुरी है। किसकी बात हो रही है, तो रक्षाबंधन टॉपिक की बात हो रही है, तो बात बता देना है कि उस रुबाइया छंद में फिराक गोरखपुरी ने रक्षाबंधन का अत्यंत सजीव चित्रण किया है या वर्णन किया है। बताया जा रहा है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि भाई बहन के अनूठे प्रेम प्रतीक रक्षाबंधन के पर्व का वर्णन करते हुए कहता है कि आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है, सुबह का समय क्या है और इस अत्यंत मीठे बंधन के त्यौहार के चारों ओर क्या है आनंद में वातावरण है। चूंकि रक्षाबंधन का त्यौहार सावन माह में आता है, इसलिए आसमान में हल्के हल्के क्या है बादल छाए हुए हैं। इन बादलों के बीच में तेज हवा आवाज के साथ बिजली की कौंध रही है। ऐसा अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में एक नन्ही सी बहन अपने भाई की कलाई में राखी
राखी के पवित्र धागे को बांधती है। राखी की रेशमी धागे आकाश में कड़कती बिजली की तरह क्या समान चमक रहे हैं। सिंपल है। अब क्या बताया जाए काव्य सुंदर कि राखी के धागों की चमक की तुलना क्या है, आकाशीय बिजली से की गई। राखी के जो लच्छे चमक रहे हैं उसकी तुलना किससे की, आकाशीय बिजली से की गई। हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या हिंदी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी के सब्जेक्ट का पूरा पीडीएफ मटेरियल, एमपी बोर्ड का जो तो सिलेबस है उसका पीडीएफ मटेरियल है, साथ ही दोस्तों रिकॉर्डेड वीडियो, ओके, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर सब कुछ आपको मिलने वाला है हिंदी कोर्स में। पीडीएफ मटेरियल रहेगा तो कम समय में एक ही दिन में भी क्या क्या है पूरा सिलेबस की आप रिविजन कर पाएंगे और तैयारी कर पाएंगे। 9039534079 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके कोर्स की और जानकारी ले सकते हो, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस दोस्तों आपकी है 249 रुपये है। ओके, मैं चाहता हूँ हर विद्यार्थी के पास ये कोर्स पहुंचे ताकि हर विद्यार्थी है 80 में 80 हिंदी में स्कोर कर सके। सीधे 100 रुपये ऑफ कर दिया गया है और फीस केवल क्या है 149 रुपये 149 रुपये है। तो प्रातः नव था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नव राख से लिपा हुआ, ओके, बहुत काली से जरा सी लाल केसर, ये वाला दिया हुआ है। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आपका ये आ चुका है। ओके, क्या बताया जा रहा है, अब कहाँ से लिया गया है, प्रातः नव की बात हो रही है, यानी कि ऊषा वाले चैप्टर से लिए गए। रचयिता कौन है, शमशेर बहादुर सिंह है। इसमें पद्यांश में कवि ने क्या है, जो ऊषा काल के आकाश में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसका वर्णन किया। आकाश में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसकी बात हो रही है। इसमें अर्थ आपका पूरा दिया हुआ है कि जो प्रातः नवता बहुत नीले शंख जैसा, ओके, यानी क्या है आकाश की तुलना शंख के रंग के समान गहरा नीले से की गई है, जैसा आपको पूरा दिया हुआ है। ओके, और यहाँ आकाश के जो कलर है कई तरीकों से यहाँ क्या है कवि ने बताया। पहले तो क्या है नीले शंख से तुलना करते हैं, फिर कहते हैं कि जो इसका रंग है कुछ समय बाद क्या राख से लीपे हुए चौके के समान होता है, स्लेटी हो जाता है, जो अभी सूखा नहीं है अर्थात गीला है। धीरे धीरे आसमान में सूरज निकलने के संकेत मिलने लगते हैं। अब आकाश क्या है लालिमा में हो चला जा, ऐसा लगता है मानो क्या है निस्याही काली पत्थर के किसी चपटी शिल पर लाल केसर क्या पीसा हो। यानी क्या है जो क्या है जो अभी आपके परिवर्तन होते हैं वातावरण में उनकी क्या है कवि ने क्या बहुत तरीके अच्छे से वर्णन किया है। मैंने यहाँ जो वर्णन किया है आकाश में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं कि ऊषा के समय क्या होता है कि नीले शंख सा दिखता है आसमान, थोड़ी समय बाद क्या है उससे स्लेटी रंग कलर का हो जाता है, यानी राख से लिपे हुए चौके के समान दिखने लगता है आकाश। उसके साथ क्या जब थोड़ा सा धूप निकलने लगती है, यानी क्या है थोड़ा सा चमक आने लगती है, ओके, तो उस नारंगी कलर का या क्या है आपका येलो कलर का पूरा कलर सा थोड़ा दिखने लगता है। तब ऐसा लगता है जैसे क्या किसी ने क्या है काली पत्थर पर क्या है केसर पीस दी हो और बाद में उसे धो दिया हो। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ है। काव्य सौंदर्य में जैसे नए बिंबों का क्या उपमानों का सुंदर प्रयोग किया गया है। शंख जैसा राख पड़ा में उपमान अलंकार है। उषा काल में आकाशों के रंगों में क्रमशः होने वाली परिवर्तन का क्या है सूक्ष्म चित्रण किया है। ये ओके, इस सुबह में क्या है धीरे धीरे आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनके बारे में बताए गए हैं। नेक्स्ट है किसकी किसान कुल बन की भिकारी बाट चाकर सफल नट चोर सार नेट की। ये आपका दिया एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये अब कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आपका क्या कविता बली से लिया गया है, आपके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास है। इसमें क्या है कवि ने पेट की आग को क्या है समुद्र की आग से भी बड़ा बताया है। मतलब पेट की आग क्या है समुद्र की आग से भी बड़ा है, इसका इस टॉपिक की बात की जा रही है। क्योंकि यहाँ कवि यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि जग में धंधा करने वाले किसान का परिवार हो, चाहे व्यापार करने वाले हो, भिक्षा मांगने वाले हो, चारण हो, नौकर कर्तव्य दिखाने वाले हो, चोरी लुटेरे हो, दूत हो, बाजीगर हो, इत्यादि सभी लोग अपने पेट भरने के लिए विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। पेट की भूख को तृप्त करने के लिए लोग दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ने, घने जंगलों से घूमने, दूर देश का शिकार करने के लिए भटकते रहते हैं। इसके लिए वे क्या है उल्टे सीधे काम करते हैं। इस दौरान उन्हें पाप पुण्य और धर्म अधर्म की चिंता नहीं होती। यानी जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा भूख लगी हो, ओके, उसका पेट क्या खाली हो, अब वहां से पाप पुण्य से कुछ मतलब नहीं हो, तो अपने क्या खाने से मतलब होगा। ओके, ये बताया जा रहा है लोग ये तक तुलसीदास जी ने कहा है कि लोग अपने भोजन के प्रबंध करने के लिए, यानी लोग अपने क्या है पेट की आग को बुझाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए अपने पुत्र पुत्री तक को भी बेच देते हैं। ओके, कभी तुलसीदास जी ने कहते हैं कि पेट की आग क्या है वास्तव में समुद्र की आग से भी क्या है तीव्र और भयंकर है। इसे क्या है भगवान राम की कृपा रूपी बादलों की बरसात से ही शांत किया जा सकता है। यदि हमारी जो क्या है पेट की आग, अगर पेट की आग को बुझाना है तो भगवान राम की जो कृपा होगी वही क्या है इस बादलों की बरसात से क्या है शांत होगी। ओके, मतलब भगवान कौन से बादल, यहाँ क्या है भगवान की कृपा के बादल, ओके, राम जी की कृपा के बादल की बात की जा रही है। काव्य सौंदर्य जैसे पेट की आग को क्या समुद्र की आग से भी तीव्र बताया गया है। अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है। साथ ही कवित छंद है। आगे है आंगन में ठोनक रहा जिद आया है, बालक तो उई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे कह रही है माँ,
देख आईने में चांद उतर आया है। एम्ब्रियोडिज्म 22 में क्वेश्चन आ जाएगा। पोल को सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। पर लिए कहा गया है? ओके, माता जी की जहाँ से बात हो रही है, पुत्र माता जी की बात, ये आपका किसमें है? रुबाइयों वाले चैप्टर में। ओके, तो यहाँ बादशाह आपका मेन इसमें यूज किया जा रहा है। ओके, तो ये आपका क्या है? रुबाइयों से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? फिराक गोरखपुरी है। प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग में क्या बताया जा रहा है कि प्रस्तुत रुबाइयों में चंद्रमा को प्राप्त करने के लिए बच्चे द्वारा क्या बाल हट की जा रही है। बच्चा क्या है? अपने चंद्रमा को प्राप्त करने के लिए रो रहा है। ओके, तो सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल दिया हुआ, आसान है। कवि के अनुसार क्या है? छोटा बच्चा आंगन में मचल रहा है कि उसी समय उसका ध्यान क्या चंद्रमा की ओर चला जाता है। तब वह चंद्रमा को प्राप्त करने के क्या हट कर बैठता है। उसका मन क्या है? चांद पर ललचा जाता है। तब माँ उसे क्या है? दर्पण का चांद दिखाते हुए कहती है, देखो बेटा, ये जो दर्पण में चांद उतर आया है। अर्थात माँ बच्चे को क्या है? दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाकर उसे बहकाती है। इस तरह अपने बच्चे को जिद को हट को पूरा करती है। काव्य सौंदर्य में क्या है? जिद हुई, ये शब्द हैं का प्रयोग किया गया है। साथ ही इसमें क्या है? कोमलता की वृद्धि है। वात्सल्य मेन है। ओके, वात्सल्य है और चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट हम देखने वाले हैं, एक और आपका पद्यांश से और देख लेते हैं। एम्ब्रियोडिज्म 23 में आ चुका है। ओके, तो 25 में भी रिपीट हो सकता है, पढ़ के रखना है। तीतरी है समीर सागर पर अस्थिर सुख की दुख की छाया। अब अस्थिर सुख की दुख की छाया जैसे आपने पढ़ा, ओके, विलुप्त के पढ़ा है, समझ जाना कि कहाँ से लेके? बादल राग वाले चैप्टर से लिया गया है। इस बार से आपका दिया हुआ है, तो आपको वही बता दें, बादल वाले राग से लिया गया है। और रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जितने भी चैप्टर, सभी चैप्टर को आपको एक बार नॉर्मल तेजी पढ़ के रखना है। ओके, और जिससे आपको लाइनें आ जाए तो पता चल जाए कि कहाँ से ली गई हैं। और उसके साथ ही उसका क्या है? आपको रचयिता को पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के रचयिता कौन है, कवि कौन है। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बादल को विलुप्त के क्रांति के प्रतीक माना है। ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछा जाता है विलुप्त के वीर किसे कहा है, तो बादल को कहा गया है। तो यहाँ क्या है? बादलों का आह्वान करते हैं। बादल किसान के उल्लास एवं निर्माण तथा मजदूरों के संदर्भ में क्रांति का प्रतीक माना गया है। यानी क्या है? बादल के आने से, बरसात होने से जो मजदूर वर्ग होता है बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि यहाँ क्या है? बादलों को क्रांति का प्रतीक माना गया। ओके, और क्रांति आती है तो लोगों का सुखी प्राप्त होते हैं, लोगों का शोषण कम होता है, इसलिए। अब व्याख्या देख लेते हैं। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि क्रांति दूध रूपी बादल, तुम क्या है? आकाश में ऐसे मंडराती रहो जैसे क्या पवन रूपी सागर कोई नौका तैर रही हो, क्योंकि बादल बरसने से आम जनता को राहत मिलती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अस्थिर सुख की दुख की छाया मंडराती रहती है। जिस प्रकार सुख का हवा के समान चंचल है तो तथा अस्थायी है, बादल स्थायी है, उसी प्रकार से मानव जीवन भी क्या है? सुख अस्थिर होता है, यानी कोई फिक्स है नहीं आपका। ओके, और दुख भी क्या है? दुख आपका स्थायी होते हैं। बादल संसार के जले हुए हृदय में निर्दयी प्रतिलिपि क्या है? माया के रूप में हमेशा स्थिर रहता है। जिस प्रकार से आपका दिया हुआ है, जैसे आपको क्या है? तैयार अच्छे से कर लेना है। इसके आगे दोस्तों आपको ये दिया हुआ पूरा अच्छे से आपको पढ़ लेना है एक बार, और एक बार क्या है? रिवीजन आपको कर लेना है। काव्य सौंदर्य जैसे बादलों को क्रांति दूत ने बताया गया है। प्रगतिवादी विचारधारा का प्रयोग है, क्योंकि प्रगतिवादी विचारधारा में क्या हमने विशेषता पढ़ी थी? प्रगतिवाद की विशेषता है ये सोचों की वृद्धि करना। ये किसकी है? आपकी प्रगतिवाद की, आपके विचारधारा की विशेषता है। तत्सम शब्द के यहाँ साथ ही क्या है? खड़ी बोली का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ क्या? बीडेस का प्रयोग है। तो ये हो जाता है आपके काव्य सौंदर्य। इस बार से जितने भी आपके सिलेक्टेड थे बुक से, पद्यांश से, ओके, आपके अति महत्वपूर्ण संदर्भ प्रसंग व्याख्या मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखेंगे। तो आइए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।